हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुदीक्षा मुन्नी। अगर आपके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसका कोड है 328, अब 12th में हो, सीनियर सेकेंडरी में हो, एनआईएस बोर्ड से, तो हम इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज उसे चेकआउट करें ताकि आप आगे की चीजों को अच्छे से क्लियरली समझ सकें। ओके, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके, हमने बात किया था नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। देन हमने बात किया इज साइकोलॉजी अ नेचुरल साइंस और अ सोशल साइंस। उसके बाद का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट इज एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की जो ग्रोथ हुई वो कैसे शुरू हुई और कैसे वो आगे बढ़ती गई। हमने लास्ट में किया था बिहेवियरिस्टिक तक। तो फिफ्थ यहाँ पे है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनकॉन्शियस motives. For example, nail biting may be caused by an anxiety-inducing childhood event. साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जो भी बिहेवियर, जो भी एक्शन हम लेते हैं अनकॉन्शियस होके, मतलब जितने भी बिहेवियर्स या फिर हमारे एक्शंस, हमारे एग्जीक्यूशंस, हमारे मूवमेंट होते हैं अनजाने में, ठीक है, मतलब हम करते तो जानबूझ के हैं पर उस पर हमारा उतना ध्यान नहीं रहता। जैसे कि हम लोग रोज ब्रश करते हैं ना, तो हम अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी हम ब्रश कर लेंगे, ठीक है, हमें पूरा फोकस करने की जरूरत नहीं है ब्रश करने के लिए, हम बिना फोकस करे कर लेंगे ब्रश। जैसे हम पलके झपकाते हैं, ओके, अपनी आईज पलकों को झपकाते हैं, ठीक है, तो हमें वो कॉन्शियस होके नहीं करना पड़ता कि नहीं हम पलके झपकाएंगे, अभी हमें पलके झपकानी है, नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। उसमें भी थिंकिंग लगती है बट वो बहुत नैरो होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जांपल्स में हैं जो कि हम अनकॉन्शियस होके बिहेव करते हैं। और कोई इंसान को नेल को काटने का, अपने नाखूनों को काटने का हैबिट होता है, क्यों? हो सकता है उसको बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा चीज़ हुआ हो, उसने देखी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट उसने सहा हो बचपन में जिसकी वजह से वो आज कभी उसको याद करता है तो डर जाता है और उस डर से वो नेल को काटने लगता है, वो नाखूनों को काटने लगता है। उसको मालूम नहीं होता है कि मैं अपने नाखूनों को काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लाइक एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है, डर के मारे नेल को काटना, डर के मारे कोई अजीब सा ही मूवमेंट करने लगना, किसी के पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अनकॉन्शियस बिहेवियर हैं, ठीक है। ये जो फाउंड किया गया वो कहाँ किया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में। सो इट इज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड, ओके। देन नेक्स्ट हमारा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस सो दैट पर्सन कैन रीच टू द सेल्फ आइडियल वर्जन। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये स्टडी किया जाता है कि मतलब आदमी या इंसान खुद के साथ अवेयर कैसे हो सकता है, मतलब खुद को वो जान कैसे सकता है, और वो बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को जानेंगे तो ही हम अपने आइडियल वर्जन तक पहुंच सकते हैं। जब हम खुद को जानेंगे तो ही हमें अपने आइडियल वर्जन तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। मतलब हम अभी कैसे हैं और हम कैसे बनना चाहते हैं, हम कैसे हैं वो हो गया सेल्फ अवेयरनेस, और हम जैसे बनना चाहते हैं वो हो गया आइडियल वर्जन। तो ये जो दूरी है ना, जो सेल्फ अवेयरनेस से आइडियल वर्जन तक पहुंचाएगा, इसी की जो स्टडी है, यानी कि कैसे पहुंच सकते हैं और ये चीज़ें क्या क्या है, यही बताता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ होता है गिवन बाय कार्ल रॉगर्स एंड अब्राहम मैस्लो। जो स्टडी है यानी कि रियल सेल्फ की और आइडियल सेल्फ की जो स्टडी है वो किसने दिया? वो दिया कार्ल रॉगर्स ने एंड अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। इन दोनों के नाम को हमें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट इसी में लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है बेसिकली माइंड के लेवल पे, यानी कि समझ पे के लेवल पे, या फिर ह्यूमन का जो माइंड है वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि बेसिकली उसका प्रोसेस कैसे होता है, वही है कॉग्निटिव, ठीक है। ह्यूमन माइंड इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ह्यूमन माइंड जो कि हमारा माइंड है वो क्या है? एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का सिस्टम है। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हमारा माइंड कैसे काम करता है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग सिस्टम तो है, हम जान गए, हमारा माइंड प्रोसेसिंग सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर जब यूज़ करना होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है तो वो लंबे टाइम तक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है। तो उसी का प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, यानी कि बाहर में जितनी भी घटनाएं होती है, स्टिमुलस जो होता है वहाँ से हम कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं। स्टिमुलस का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें घट रही है बाहर में, ठीक है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। सो वी रिसीव इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यानी कि वो क्षमता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म्ड, मीन्स कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया वो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर हम उसको रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोर्ड, मतलब वो स्टोर हो जाएगा फ्यूचर यूज के लिए, कि इसको बाद में कहाँ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कभी ब्रश किया था तो हमें आज याद है ना कि ब्रश कैसे करते हैं, क्योंकि हमने उसको बार बार रिपीट किया है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा नाम क्या है और हमने उसको बार बार लिखा है, तो वो स्टोर है ना वो मेमोरी की, हाँ हमारा नाम क्या है, उसमें कौन से लेटर हैं, और बाकी हमने जितनी भी चीज़ें सीखी है, रिपीट की है, हमें जो याद है बहुत पहले से भी, वो सब क्या है, वो स्टोर इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड में, वो स्टोर्ड है, जमा है, पहले से ही सेव्ड है, तब हम जाके आज उसको यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, रिट्राइव। तो रिट्राइव का मतलब ही यही है कि जो भी मेमोरी स्टोर्ड है हमारे माइंड में, जमा है, सेव्ड है, उसको हम भविष्य में यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, और जो हमने पास्ट में स्टोर किया मेमोरी, उसको हम अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट। सो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी का मैं एक बार समरी आपको दे देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब माइंड का स्ट्रक्चर समझना, फिर फंक्शनलिज्म यानी कि माइंड का फंक्शन समझना, माइंड काम कैसे करता है। उसके बाद जस्टाल्ट प्रिंसिपल, यानी कि हम जो डॉट्स होते हैं या फिर जो पार्ट्स होते हैं उससे ज़्यादा हम अच्छे से परसीव कर पाते हैं उसके होल को, ठीक है, उसका जो होल होता है वो ग्रेटर देन होता है, भले ही वो कितने भी डॉट से क्यों ना बना हो। उसके बाद हमने पढ़ा बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारे माइंड में की वजह से जो बिहेवियर्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करना, उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो हमने पढ़ा वो साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक का मतलब होता है कि हम जो अनकॉन्शियस मोटिव्स जो होता है, जो ऐसे हम बिहेव करते हैं अनकॉन्शियस वे में, वो उन सारी चीज़ों को साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब खुद को जानना, और खुद को जानने के बाद हम जैसा बनना चाहते हैं वो कैसे बन सकते हैं उसको समझना। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, मतलब ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है, बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, सिस्टम कैसे है, उसको समझना, कैसे हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोसेस होता है, फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड होता है, उसके बाद वो स्टोर होता है, फिर हम उसको भविष्य के यूज़ के लिए जब भी जरूरत पड़ता है तो उसको यूज़ करते हैं, यानी कि रिट्राइव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कब से होना शुरू हुआ और कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ द अर्ली इंडियंस साइकोलॉजिस्ट्स वर फिलोसोफर्स। जो ज़्यादातर जो इंडियन थे पहले के, हमारे पूर्वज जो थे वो फिलोसोफर्स थे, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। इसका रीज़न यही है कि जो साइकोलॉजी है, इनकी जो मनोविज्ञान है वो निकला हुआ है किससे, हमारे फिलोसफी से, यानी कि दर्शन शास्त्र से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो फिलोसोफर्स थे, ना कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है, बट पहले फिलोसोफर्स ही होते थे, क्योंकि फिलोसफी से ही साइकोलॉजी निकली हुई है और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। लेकिन साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ने के लिए, ह्यूमन माइंड को डिटेल में रिसर्च में डालने के लिए ही फिलोसफी से साइकोलॉजी को अलग कर दिया गया, ठीक है। पहला जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में वो कहाँ हुआ, कैलकाटा में, और 1916 में हुआ। फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, हमारा जो अभी का साइकोलॉजी है यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी है यू कैन से, तो वो फाउंड किया गया नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के थ्रू। नहीं, हमें नाम याद रखना है, नाम क्या है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ही इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। हमने जैसे कि बोला वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। और वो पढ़ाई कहाँ से किए थे, हार्वर्ड से किए थे, और वो एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की इंडिया में साइकोलॉजी से रिलेटेड। इन 1934 जारूनाथ सिन्हा wrote a book on perception and cognition। उसके बाद एक और पर्सन थे जारूनाथ सिन्हा जिन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा परसेप्शन एंड कॉग्निशन पे, यानी कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, उनको कैसे देखते हैं, और उसके बाद कॉग्निशन यानी कि ह्यूमन माइंड पे, ठीक है, यानी कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, मेंटल प्रोसेसेस। आंध्रा यूनिवर्सिटी ब्लेंड्स एंशियंट इंडियन साइकोलॉजी विथ मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी थ्रू इट्स जर्नल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है, ओके, उन्होंने मिक्सअप किया यानी कि स्टडी किया इंडिया का जो साइकोलॉजी है कैसे है क्या नहीं है, उसके बाद
किसके साथ, जो मॉडर्न का वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसके साथ। हमारे पास साइकोलॉजी तो थी लेकिन वो फिलॉसफी के अंदर में ही थी, ठीक है, साइकोलॉजी अलग से नहीं थी, वो फिलॉसफी के अंदर में ही थी। दैट्स वाई हम यहाँ पे फिलॉसफी में जो ह्यूमन माइंड के बारे में दिया हुआ है, साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, फिर उसका कंपैरिजन करना या फिर उसका लाइक देखना कि यहाँ पे कैसे है और वेस्टर्न का कैसे है। तो बस यही चीज़ें इंडिया में ऐसे ही साइकोलॉजी का हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, यानी कि साइकोलॉजी कैसे अदर फील्ड से कनेक्टेड है उसके बारे में। तो सबसे पहला है सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी कैसे कनेक्टेड है साइकोलॉजी से। सोशियोलॉजी एग्जामिन्स हाउ सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल एलिमेंट्स शेप इंडिविजुअल्स। जो सोशियोलॉजी है वो क्या करता है, वो एग्जामिन करता है या फिर वो स्टडी करता है कि कैसे कोई सोशल या फिर कल्चर का या बाहर के जितने भी घटनाएं घटती है हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, उन एलिमेंट्स का हमारे बिहेवियर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हर इंडिविजुअल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो कैसे उसको ढालते हैं, कैसे उसके कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, ये कौन एग्जामिन करता है, सोशियोलॉजी। उसके बाद क्या है कि साइकोलॉजी एग्जामिन्स the internal processes and individual differences that influence behavior। यहीं पे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या करता है कि वो एग्जामिन करता है इंटरनल प्रोसेस, मतलब कोई भी इंसान का या माइंड का जो इंटरनल अंदर का जो प्रोसेस वगैरह है उस पे वो एग्जामिन करता है, स्टडी करता है, और इंडिविजुअल कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से, पर्सन टू पर्सन कैसे वो डिफरेंट होते हैं, वो यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। ओके, जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, ये साइकोलॉजी स्टडी करता है, और यहाँ से इतना तक सोशियोलॉजी स्टडी करता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं हम अभी समझते हैं अपने लैंग्वेज में। तो बेसिकली सोशियोलॉजी का काम क्या है कि जितना भी सामाजिक तौर पे घटनाएं घटती है उसका इंसान पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे की वजह से एक इंडिविजुअल कैसे बनता है, ठीक है, कोई चोर बन जाता है अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला बचपन में, कोई पुलिस बनता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देखा अपने परिवार का, अपने समाज में। तो सोशियोलॉजी यही एग्जामिन करता है, ठीक है, इसी पे स्टडी करता है। वहीं साइकोलॉजी किस पे स्टडी करता है कि इंसान के अंदर में, उनके माइंड में अंदर में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है इंसान पे, ठीक है, और इंडिविजुअल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंस हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे वो भिन्न हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर्स वगैरह को। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्टेड है साइकोलॉजी से, और साइकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स से। इट गेट्स ईजियर, ये ईजी हो जाता है हमारे लिए जब वी अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव, जब हम ये समझ जाते हैं कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, अलग अलग कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, दिस हेल्प्स इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट थिंग्स लाइक व्हाट वी बाय एंड हाउ वी सेव मनी। ये जो चीज़ है वो इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है कि वो लोगों के जो परसेप्शन है या फिर वो प्रेडिक्ट करते हैं कि लोग कौन सी चीज़ को लाइक लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर वो मनी कैसे सेव करते हैं, ये वो जान पाते हैं क्योंकि वो बिहेवियर्स को पहचान पाते हैं, और बिहेवियर्स को जान पाना, पहचान पाना, उसमें कई हद तक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब साइकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बेनिफिट बाय लर्निंग अबाउट मनी रिलेटेड स्टफ्स। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है, लर्निंग होती है उनको मनी रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ओके, इकोनॉमिक्स की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच पीपल अर्न एंड हाउ इट अफेक्ट देम, मतलब लोग कितना कमाते हैं और या फिर कितना कम कमाते हैं, या कोई कोई ज़्यादा कमाता है तो उनका उनके माइंड पे क्या अफेक्ट पड़ता है, उनके बिहेवियर पे क्या अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर पाते हैं इकोनॉमिक्स की वजह से। तो आप अपने क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करें, सो दैट आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने में हेल्प कर सकूं। देन अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें एंड कनेक्टेड रहें। आपको और भी जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एनआईओ से रिलेटेड। बाय, कीप स्टडीइंग।